जय हिंद प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और बढ़िया से पढ़ाई करते होंगे। बच्चा जी, हम इस चैप्टर में टोटल हम इस जो क्लास 10 का हिस्ट्री बुक जो पढ़ रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, इससे टोटल हम 2 वीडियो बना चुके हैं और यह वीडियो तीसरा वीडियो होगा। हम हिस्ट्री पढ़ा रहे यूरोप में राष्ट्रवाद। मैं प्रयास करता हूँ कि आपको कहानी की तरह इतिहास भी समझ में आ जाए। हमने रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना पढ़ चुके थे। आइए थोड़ा सा हम सारांश को देख लेते हैं ताकि आपका बैग का भी कुछ याद रहे। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ का जो राजा जो था वह कौन था बच्चे, तो याद रखिएगा वह राजा था लुई 16वां, जो हमेशा है ना अपने भलाई के बारे में सोचता था और कभी भी जनता के बारे में नहीं सोचा था। कौन? लुई 16वां। कब बना था बच्चे, तो याद रखिएगा वह 1789 में बना था। कब बना था? 1789 में सम्राट बना था। दूसरा जो बना था बच्चे, इसको इसको जब है ना गिलोटिन पर चढ़ा करके इसको गर्दन काट दिया जाता है, इसको मार दिया जाता है और इसके साथ साथ इसकी पत्नी को ही मार दिया जाता है, लुई सलावा को, है ना। उसके बाद जो आता है वो आता है बच्चे नेपोलियन। कौन आते हैं? तो नेपोलियन आते हैं। ठीक है। ये लोग नेपोलियन जो थे बच्चे, ये क्या करते हैं, ये हद तक सुधारने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चे, ये हद तक क्या करते हैं, जनता के हितों के बारे में सोचते हैं, जनता के भलाई के बारे में सोचते हैं। और ये कब बनते हैं, तो बच्चे याद रखिएगा 1804 में बनते हैं। कब बनते हैं? 1804 में क्या करते हैं, सम्राट बनते हैं। आप कहेगा सर कि 1789 में है ना 1804 में बना, तो बीच में क्या कोई शासन नहीं करता था? तो हाँ था बच्चे, याद रखिएगा वह था कौन, तो याद रखेगा लुई 17वां। कौन था? तो बच्चे याद रखेगा है ना लुई 17वां था, जो इसी का बेटा था, है ना। मतलब यहाँ पर हमको लुई 17वां के बारे में नहीं पढ़ना है। ये कब बना था? तो 1795 बना था। ठीक है। उसके बाद जो आया था बच्चे, वो कौन आया था? तो नेपोलियन आ गए थे। अब देखिए ध्यान से, नेपोलियन कब आया? तो 1804 में। इन्होंने भी जनता के है ना भलाई के बारे में बहुत अच्छा काम किया, सुधारने का प्रयास किया। इसके बाद जो बच्चे आएंगे है ना, वो कौन आएंगे? तो याद रखिएगा लुई 18वां आएंगे। कौन आएंगे? तो लुई 18वां आ जाएंगे। ठीक है। और यही लुई 18वां के बारे में हमको आज पढ़ना है। तो फिर से इसी के लिए मतलब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये लुई 16वां है ना, लुई 17वां और लुई 18वां जो है, ये तीनों जो है कभी भी जनता के हित के बारे में नहीं सोचा है। मगर इसमें पूरा जो फ्रांस का जो क्रियाविधि था, है ना, जो फ्रांस की जो जनता के हित में काम होना चाहिए वह सुधारने का प्रयास कौन किया था? तो नेपोलियन ने किया था। मगर इसको भी है ना मार दिया जाता है। कहाँ? तो याद रखिएगा वहाँ एक है ना टापू होता है, उस पर उनको है ना वहाँ पर भेज दिया जाता है। सेंट नामक टापू होता है, वहाँ पर भेज दिया जाता है। कैदी करके उसको वहाँ पर रख कर उनकी है ना 54 वर्ष की उम्र क्या हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। किसका? तो नेपोलियन का। ठीक है बच्चे, आज हम शुरू करते हैं इससे आगे, है ना। आज हम पढ़ेंगे बच्चे किसके बारे में? तो लुई 18वां के बारे में। लुई 18वां को राजगद्दी पर कौन बैठाता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कि फ्रांस में है ना बात को किसकी आती है। हम यहाँ तक हम पढ़ चुके थे कि यहाँ पर बच्चे ध्यान दीजिएगा कि वाटरलू का युद्ध जो था वो कौन सा युद्ध था बच्चे, जिसमें है ना कौन कौन था? रूस और कौन था बच्चे? याद रखिएगा फ्रांस। रूस और क्या? तो फ्रांस। ये दोनों क्या कर रहे थे? लड़ाई किए थे। जिस है ना मैदान में लड़ाई किए थे उस मैदान का नाम था बच्चे, क्या नाम था? तो है ना वाटरलू मैदान। क्या था बच्चे? तो याद रखिएगा उस मैदान का नाम था वाटरलू मैदान। इसलिए वहां पर युद्ध हुआ था, इसलिए इसको बोलते हैं वाटरलू का युद्ध कहा जाता है ना। इसमें बहुत सारे लोग है ना भाग लिए थे। पर याद रखिए बच्चे, जब यहाँ पर युद्ध चल रहा था, ठीक है, इसी के क्रम में उसी में एक था है ना जो उसमें काम करता था, वहाँ का चांसलर के रूप में काम करता था। कहाँ का? तो ऑस्ट्रिया का। ठीक है। और वो कौन था बच्चे? तो मेटरनिक। कौन था बच्चे? याद रखिएगा तो वह उसका नाम था मेटरनिक। ये मेटरनिक जो था ना बच्चे, वह भी इसी तरीके से है ना उसी युद्ध में काम कर रहा था, है ना। मगर यहाँ पे मेटरनिक जो है हम कहे तो लुई 16वां जो था उससे भी काफी खतरनाक था। कौन बच्चे? तो मेटरनिक उससे भी ज्यादा खतरनाक था। आखिर ये करता क्या था, क्यों खतरनाक था, आइए हम समझते हैं। इसका कथन था बच्चे कि हम क्या करेंगे, शासन तो करेंगे। इसका कथन था बच्चे, शासन करेंगे लेकिन जनता की भलाई के लिए नहीं करेंगे। हम वैसा शासन प्रणाली को लगाएंगे जिसमें जनता का एक भी है ना उसमें काम अच्छा से ना हो पाए। यानी कि जनता के भलाई के लिए हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं, मगर हम शासन जरूर करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इस पॉलिटिकल में जो है वह कौन दौर लगाता है? तो मेटरनिक, है ना। मेटरनिक जो है ऑस्ट्रेलिया का क्या था? तो चांसलर। अब देखिए बच्चे, चांसलर ऑस्ट्रेलिया में चांसलर कहा जाता है और हमारे यहाँ चांसलर को क्या कहते हैं बच्चे? तो याद रखिएगा कहा जाता है प्रधानमंत्री। क्या कहा जाता है बच्चे? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री कहा जाता है। जबकि ऑस्ट्रेलिया में
क्या कहा जाता है? तो चांसलर कहा जाता है। तो वहाँ का चांसलर कौन था बच्चे याद रखिएगा? तो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था मेटरनिक था, ठीक है? और वहाँ का चांसलर था। अब धीरे-धीरे देखिए ध्यान से यहाँ पर ये ऐसा काम करने लगा कि जनता के हितों में होता नहीं था। ये संपन्न हाँ, क्या कर दिया, यहाँ तक तो उसको मार दिया गया था 52 वर्ष की उम्र में नेपोलियन को, है ना? अब धीरे-धीरे इन्होंने क्या किया, वहाँ पर मतलब मेटरनिक जो था वो क्या किया, सारा जनता के बारे में, है ना? कोई बातों की भलाई ना सुन करके अपने हित के बारे में सोचना शुरू किया और कहा कि जो भी मतलब, है ना, कौन किया है काम? जो नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वो जनता के लिए जो भी काम किया है, उन सारी कामों को हम क्या करते हैं, अब हटा देते हैं और हटा करके, है ना, वहाँ पे एक नियम लगाएँगे और वहाँ पर हटाने के लिए वहाँ पर ऐसे थोड़ी ना हट जाता था। वहाँ पर लोग आते थे, वहाँ पर एक संधि होता था, ठीक है? अब याद रखिए वहाँ पर पहले ये चीज़ याद रख लिए बच्चे, ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ है? तो वियना है। क्या है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ है? तो वियना में एक संधि होता है, ठीक है? और वो संधि किस लिए होता है? इसलिए संधि होता है कि जो भी नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया काम था, वो सारा का सारा काम क्या हो जाए? खत्म कर देना था, ठीक है? तो वहाँ पर क्या होता है? एक संधि होता है बच्चे, याद रखिए क्या होता है? तो संधि होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वियना की संधि कहा जाता है, ठीक है? यानी कि वियना हुआ था इसलिए इसको क्या बोलते हैं? तो वियना की संधि कहा जाता है। कब होता है? तो याद रखिएगा बच्चे 1815 ईस्वी में, यानी कि 1815 ईस्वी में वियना में क्या होता है? तो संधि हो जाता है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? खुद करेगा ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। कौन था? तो मेटरनिक था। कौन था बच्चे? याद रखिएगा तो मेटरनिक, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिक जो है उसकी अध्यक्षता खुद करता था, ठीक है? आगे देखिए ध्यान से, वहाँ पर इस तरीके से बोल कर के वहाँ पर क्या किया गया, तो उनसे सारी जो मतलब, है ना, जो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जो जनता के हितों में काम किया गया था, उन सारी कामों को क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। और देखिए बच्चे याद रखिएगा एक बात, इसका मेटरनी का कहना था कि है ना, जब फ्रांस सीखता है तो पूरा यूरोप क्या होता है? संक्रमित हो जाता है। यह कथन किसका बच्चे? तो याद रखिएगा मेटरनी का ही है। क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है, इसलिए मैंने बताया कि जब फ्रांस सीखता है तो पूरा यूरोप क्या हो जाता है? संक्रमित हो जाता है। अब देखिए ध्यान से, वहां पर 1815 में जो है ना बियाना हुआ था, बियाना की संधि हुआ था, उस, है ना, बियाना सम्मेलन का क्या लक्ष्य था? क्या काम था जो बियाना संधि हुआ, है ना? तो देखिए ध्यान से, बियाना सम्मेलन का उद्देश्य नेपोलियन के द्वारा यूरोप की राजधानी में लाए गए परिवर्तनों को समाप्त करना था। जो भी यूरोप था वहाँ की, है ना, राजनीतिक में जो भी मतलब परिवर्तन था, उन सारे परिवर्तन को समाप्त कर देना था और जो भी है ना, नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जो भी व्यवस्था लगाया गया था, उस जो पुरानी व्यवस्था था, उस सारा व्यवस्था को, पुरानी व्यवस्था को लागू करना था और 1789 से 1700, है ना, 1815 तक जो भी घटना घटी उससे दोहराया न जाए। यानी कि इस वियना सम्मेलन में बोला गया कि जो भी पुरानी व्यवस्था था, कब, किसके समय में? तो लुई 16वां के समय में उस व्यवस्था को लाया जाए और जो नेपोलियन बोनापार्ट ने जो व्यवस्था बनाया था उस व्यवस्था को हटा दिया जाए। तो याद रखिए बच्चे, पुरानी व्यवस्था को, यानी इस वियना सम्मेलन का लक्ष्य यही था कि जो पुरानी व्यवस्था था उसको लागू किया जाए और जो ये व्यवस्था उसको हटा दिया जाए, यानी कि इसे दोहराया न जाए और नेपोलियन के द्वारा जो भी, है ना, विकास आंदोलन चलाया गया उसे, है ना, दबा दिया जाए। यानी कि जो नेपोलियन के द्वारा, है ना, यहाँ पर जो भी विकास के बारे में सोचा गया, जो आंदोलन चलाया गया था नुक्कड़ करके, रूढ़िवादी करके, ये किसी भी तरीके से, है ना, नेपोलियन ने जनता के हित के बारे में सोच करके वह जनता के हमेशा भलाई के बारे में काम करना शुरू कर दिया था। आखिर इसी का अपोजिट जो है वह कौन करना शुरू कर दिया था? मेटरनिक, है ना। मेटरनिक जो है इसका बच्चे उल्टा, है ना, काम करना शुरू कर दिया। सारा का सारा जो नियम था, है ना, जनता के भलाई के लिए वाला जो नियम था, उस सारा नियम को खत्म कर दिया। जो लुई 16वां, यानी कि कब? तो निरंकुशवाद कौन था? याद रखिएगा, है ना, निरंकुश जो था बच्चे वह कौन सा तो आता है? तो लुई 16वां आता है, ठीक है। यानी कि जनता के बारे में नहीं सोचना, अपने बारे में सोचना। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो मेटरनिक जो है वह क्या किया गया, तो पूरा के पूरा जो है वह मतलब ऐसा सत्ता लगाया जो, है ना, नेपोलियन बोनापार्ट तो लगाया गया था, सारा का सारा खत्म हो जाए। और यूरोप में जैसी स्थिति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी कि यूरोप में जो स्थिति है उसको, है ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे कि नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो मतलब बहुत सारे यूरोप में चेंज लाए, है ना, बहुत बदलाव कर दिए, ठीक है। पर यहाँ पे मेटरनिक का कहना था इसमें कोई परिवर्तन होना नहीं चाहिए।
आगे देखिए ध्यान से बच्चे, इसकी उपलब्धियां को हम देखते हैं। इसकी उपलब्धियां क्या क्या उपलब्धियां थी उसको समझते हैं। पहला उपलब्धियां था कि नेपोलियन के द्वारा जीता गया क्षेत्र को वापस करने को कहा गया। यानी कि जो भी नेपोलियन ने क्षेत्र को जीता है, क्योंकि देखिए ध्यान से बच्चे, है ना, नेपोलियन थोड़ा सा यहाँ पर गलती किया है ना, अपने आप को भगवान का भेजा हुआ दूत समझने लगा, जिसके कारण उसके पास घमंड आ गया और ऐसा होने से उसकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, हार भी जाते हैं। यहाँ एक फ्रांस था, फ्रांस से छोटा बड़ा जो भी राज्य था, है ना, यहाँ बहुत सारा राज्य था। इसके अगल बगल में क्या था बच्चे, तो यहाँ अगल बगल में, है ना, छोटा राज्य था, देश था, छोटा छोटा देश था। तो यहाँ पर नेपोलियन ने सोचा कि हम इस पर क्या करते हैं, राज कर लेते, इस पर क्या करते हैं, कब्जा करके और इसको भी सुधारने का प्रयास करते हैं। और ऐसा जो भी मतलब यहाँ बोला गया, मेटरनिक ने कहा कि जो भी नेपोलियन ने इन सब देशों पर क्या किया, कब्जा किया है ना, इन सब देश पर क्या किया, जीता है, उन सारा देश को क्या कर दिया जाए, वापस करने को कहा गया। सबसे पहला ये मतलब उपलब्धियां दिया गया कि जो भी नेपोलियन ने, है ना, जीता है क्षेत्र को, उसको पहले आप क्या कर दीजिए, वापस कर दीजिए। और दूसरा, इटली को 300 छोटे छोटे राज्यों में खंडित करना था। और इटली को देखिए ध्यान से बच्चे, अगर हम एकजुट होकर के रहते हैं, एक साथ होकर के रहते हैं, तो वहां पर हमारे पास ताकत बहुत ज्यादा होता है। मगर यहाँ पर देखिए मेटरनिक क्या क्या कर रहा है। मेटरनिक जो है ये 300, है ना, 300 जो है वो छोटे छोटे राज्यों में क्या कर दिया, खंडित कर दिया, तोड़ दिया। अब जैसे यहाँ पर खंडित हुआ, सब अलग अलग हो गए, तो उसका शक्ति भी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और यही चाहता था मेटरनिक, है ना। इन्होंने क्या किया, इटली को 300, है ना, याद रखिए बच्चे, ऑब्जेक्ट में पूछा जाता क्वेश्चन कि 300 जो है वह छोटे छोटे राज्यों में क्या कर दिया, उसको खंडित कर दिया, बांट दिया। ठीक है, जिससे शक्ति क्या हो गया, सबका कमजोर होता चला गया। और मेटरनिक यही चाहता था, है ना। तीसरा, इटली को, है ना, पोलैंड का, है ना, एक भाग मिला। अतः इस प्रकार से प्रतिक्रियावादी शक्ति का क्या हो गया, तो विजय हो गया। यानी कि प्रतिक्रियावादी शक्ति कहने के मतलब ये हुआ कि जब लुई सोलामा जो था, निरंकुशवाद, प्रतिक्रियावादी का मतलब होता है निरंकुशवाद। ठीक है बच्चे, और निरंकुशवादी के मतलब क्या होता है बच्चे, याद रखिएगा कि हमेशा अपने भलाई के बारे में सोचना और जनता के बारे में नहीं सोचना। वो क्या कहलाता है बच्चे, याद रखिएगा, तो है ना, प्रतिक्रियावादी। यानी कि जो प्रतिक्रियावादी शक्ति था उसका क्या हो गया, विजय हो गया, वह जीत गया और वो अपना मनमानी करना शुरू कर दिया। आगे देखिए, फ्रांस को, है ना, 2 हिस्सों में बांट दिया गया। फ्रांस कितने हिस्सों में बांट दिया गया, तो याद रखिए 2 हिस्सों में बांट दिया गया। और बांटने के बाद फ्रांस के ऊपर भारी जुर्माना लगाया गया, है ना। कहा गया कि फ्रांस के कारण ही यहाँ पर जो लोग थे फ्रांस में, उसके कारण, और नेपोलियन बोनापार्ट जो था, है ना, उनके कारण यहाँ पर फ्रांस को बहुत क्षति हुआ है, इसलिए इसको जुर्माना इसी को भरना होगा। यानी कि जो भी जुर्माना लगाया गया, है ना, फ्रांस के ऊपर लगाया गया। आगे देखिए ध्यान से बच्चे, अगला क्या कहता है कि 6 में कहता है कि बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना हुई और लुई 18वां को गद्दी पर बैठा दिया। देखिए ध्यान से बच्चे, मैंने बताया ना, उस समय बताया था, क्या बताया था कि लुई सोलामा जो था कब बना था बच्चे, याद रखिएगा, तो 1700, याद रखिएगा, 89 में बना था। फिर उसके बाद लुई 17वां भी आया था बीच में, ठीक है, जो कब 1700, है ना, 95 में बना। फिर उसके बाद नेपोलियन आया था, जो काफी हद तक क्या किया था, सबको सुधार दिया था, जनता को अपना, है ना, एक कर दिया था। बहुत अच्छा लगा था नियम। और कब, तो 1804 में यह राजा बना था, सम्राट बना था। फिर उसके बाद आगे कौन बना, तो याद रखिएगा लुई 18वां। कौन, तो लुई 18वां। लुई 18वां जो है यहाँ पर क्या बन जाता है, तो है ना, राजा सम्राट बन जाता है। पर याद रखिए बच्चे, लुई 18वां जो है यह भले ही सम्राट बन जाए, और इसको बनाता कौन है, तो याद रखिएगा बनाता है वो है मेटरनिक। कौन है बच्चे, याद रखिएगा, वह बनाता है मेटरनिक। मेटरनिक जो है इसको राजगद्दी पर बैठाता है। आखिर बताइए, ये भले ही सम्राटी बन गया लुई 18वां, आखिर जो मेटरनिक आएगा वही नहीं करेगा, है ना। तो इसी तरीके से बैठा तो दिया, और जो कहता था मेटरनिक वही लुई 18वां को करना पड़ता था। अब देखिए बच्चे, यहाँ तक जो है उसको गद्दी पर क्या कर देता है, तो बैठा देता है। किसको, तो लुई 18वां को बैठा देता है। कौन, तो मेटरनिक। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से कुछ क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेटरनिक कौन था, मेटरनिक कौन था, तो मेटरनिक जो है ऑस्ट्रिया क्या था बच्चे, तो चांसलर था, जो एक घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। इसका कहना था कि किसी राज्य में, है ना, किसी राज्य में तो
किसी राज्य में शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई मत करो। मेटरनी का कहना था कि शासन तो करो किसी भी राज्य में, कहीं भी शासन करो, मगर जनता के लिए है नहीं सोचो, जनता की भलाई के लिए मत सोचो। यही था मेटरनी के बारे में। आगे देखिए ध्यान से, मेटरनी काल से आप क्या समझते हैं, यह भी क्वेश्चन बार पूछा जाता है। यानी कि मेटरनी काल से आप क्या समझते हैं, तो 1815 में, याद रखिए बच्चे, कब, तो 1815 ईस्वी से लेकर के 1848 ईस्वी तक। कब से कब बच्चे, तो 1815 से लेकर के 1848 तक, है ना, जो भी तक समय तक को मेटरनिक काल कहा जाता है। यानी कि 1815 से लेकर के और 1848 तक जो भी समय रहा वो किसका समय रहा था, मेटरनिक का समय रहा। ठीक है, इसीलिए इसको मेटरनिक काल भी कहा जाता है। आगे देखिए ध्यान से, यह जो है ऑस्ट्रेलिया का क्या था बच्चे, तो चांसलर था, यानी कि प्रधानमंत्री होता है। चांसलर का मतलब क्या बच्चे, तो प्रधानमंत्री होता है। यह ऑस्ट्रेलिया का क्या था, तो चांसलर था, जो एक घोर प्रतिक्रियावादी था, है ना, और राजा राजा था। इसका मूल मंत्र था परिवर्तन में बाधा, है ना, पहुंचाना था। यानी कि इसका मूल जो इसका था मंत्र था, है ना, मूल उद्देश्य था, क्या था, कि जो परिवर्तन था, है ना, उसमें बाधा डालना, ठीक है, उसको परिवर्तन नहीं होने देना। अर्थात 100 बात की एक बात कहे तो मेटरनी का एक ही काम था कि जो भी आगे मतलब बात होगी वो तरक्की के लिए, वो तरक्की नहीं करना है, तरक्की को रोक देना है। ठीक है, जनता कभी भी आगे बढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसा इसका कथन था। आगे देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या कहता है कि यूरोप में कोई बदलाव ना हो। पहला बात जो बोला गया कि यूरोप में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सभी जगह पुरानी व्यवस्था को ही लागू किया जाए। जो लुई 16वां के समय में जो भी मतलब, है ना, लुई 16वां के समय जो भी मतलब था शासन व्यवस्था, वही शासन प्रणाली को लाया जाए। ठीक है, उसके बाद ये भी कहा मेटरनिक ने कि शोषण करो लेकिन किसी तरह का कोई बदलाव नहीं। शोषण ऐसा करो कि उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए, कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए, है ना, विकास ना होने दो, ऐसा उन्होंने कहा। कौन, मेटरनिक ने कहा। तीसरा अगला बात बोला कि प्रेस पर, है ना, पाबंदी कर दिया। जो भी प्रेस था उस पर क्या कर दिया, पाबंदी कर दिया। और उसके बाद नुक्कड़ नाटक, भाषण, सामाजिक, यानी जो भी था इस सब पर पाबंदी कर दिया। अब देखिए ध्यान से बच्चे, है ना, यहाँ पर जो था बहुत ही अच्छा नियम को लगाया था। कौन, तो बच्चे नेपोलियन बोनापार्ट ने। उन्होंने क्या किया, जब जनता लोग नहीं समझते थे कि आखिर ये सब क्या है ना, ये नियम क्या है, तो वहाँ पर उसी के समय में लागू हुआ था कि नाटक करके, नुक्कड़ करके, भाषण करके या सामाजिक किसी भी तरीके से लोगों को बात, है ना, समझाया जाए ताकि लोग समझ करके हमारी बातों को माने। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, तो रूमानीवाद को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो बच्चे याद रखिएगा, रूमानीवाद कहते हैं। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि रूमानीवाद क्या होता है, तो याद रखिएगा कि नाटक करके या नुक्कड़ नाटक जो भी होता है, भाषण करके हमको किसी तरीके से वो समझा देना, इसी विधि को क्या बोलते हैं, तो रूमानीवाद कहा जाता है। बच्चे क्या बोलते हैं, बच्चे याद रखिएगा, तो रूमानीवाद कहा जाता है। आगे देखिए, आगे क्या क्या किया, है ना, मेटरनिक ने, है ना, स्कूल और कॉलेज में जासूस लगा दिया गया। अब देखिए ध्यान से, स्कूल और कॉलेज जो भी था उसमें जासूस को लगा दिया गया, है ना, वहां पर उसको एक तरह से देखा जाए तो उसको बंद ही करवा दिया। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से बच्चे, मेजनी कौन था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे, ध्यान से देखिएगा। अब जो बच्चों देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो एंट्री मारता है, अब कौन मारता है, तो मेजनी, है ना। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में बनता है कि मेजनी कौन था। अब सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि मेजनी कौन था, आखिर क्या था। जिस प्रकार से हम मेटरनिक के बारे में पढ़े, जिस प्रकार से लुई 16वां के बारे में पढ़े, 17वां के बारे में पढ़े, 18वां के बारे में पढ़े, और उसके बाद सबसे पहले था लुई 16वां, सब के बारे में पढ़े। बट चारों में सबको अच्छा कौन दिखा, तो नेपोलियन बोनापार्ट दिखा, जो जनता के हितों के बारे में सोचा। उसके बाद 16वां वैसा ही बेहुदा निकल गया। 17वां एक बेटवा वैसा ही मतलब जनता के हित के बारे में नहीं सोचा। उसके बाद जो है 18वां जो मेटरनिक ने बैठाया, यहो बेहुदा वैसने निकल गया। ठीक है, और बीच में कौन आया, तो बीच में आया था कौन, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने, जो हमेशा जनता के बारे में सोचा। आगे देखते हैं ध्यान से बच्चे, ये मेजनी क्या करता है, पहले समझ लेते हैं मेजनी कौन था। मेजनी का जन्म जो बच्चे वो 1805 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था बच्चे, याद रखिएगा, 1805 ईस्वी में जिनेवा में हुआ था। और मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता था। यह एक कर्मठ कार्यकर्ता, लेखक तथा दार्शनिक था। इन्होंने 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन चलाया गया था, है ना, जिसका समर्थन तमाम जनता ने किया था।
यानी कि ये जो मेजनी जो है बच्चे, यह कर्मठ कार्यकर्ता लेखक है ना, यानी कि दार्शनिक था। इन्होंने 1830 में नागरिक आंदोलन चलाया गया, यानी कि जो नागरिक जो होते हैं ना, पब्लिक जो होते हैं, उनके द्वारा फिर से क्या ये मिलजुल कर आंदोलन चलाए, जिसका समर्थन तमाम जनता लोगों ने किया। पूरा जनता जो है, यानी कि जनता भाई कच जाता है ना, तो तमाम जनता लोग जो थे है ना, मिल करके किए, बहुत कर्मठ किए। और मेजनी ने 1831 में यंग इटली की है ना स्थापना की तथा 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना भी कर दिया, यानी कि एक नया यूरोप का क्या कर दिया, मेजनी ने वो स्थापना कर दिया। आगे देखिए ध्यान से, अगला देखते बच्चे 1830 की, आगे पढ़ेंगे हम 1830 की यूरोपीय क्रांति के बारे में। देख लेते हैं फ्रांस की क्रांति। आप देखते हैं फ्रांस की क्रांति कब से कब, देखिए ध्यान से, सन 1815। सन 1815 जो है लुई 18वां सम्राट बना था। बात सही है, यानी कि लुई 18वां को सम्राट कौन बनाया था, तो उसको राजगद्दी पर बैठाने वाला था मेटरनिक था। उसको 1824 में लुई 18वां की क्या हो जाती है, तो मृत्यु हो जाती है। आप देखिए बच्चे, यहाँ पर जो है, यह 1815 तक लुई 18वां सम्राट बन गया, मगर 24 में से क्या हो जाती है, तो लुई 18वां का मृत्यु हो जाता है, जो मेटरनिक उसको बैठाया था। अब देखिए क्या होता है, अब यहाँ पर कुछ नया ट्विस्ट आता है कहानी में, कि नया सम्राट चार्ल्स दसम यानी रूढ़िवादी था। क्या था, ये भी रूढ़िवादी था। इसका कहना था कि चर्च शक्ति को बढ़ा दिया, चर्च जो भी शक्ति था उसको क्या कर दिया जाए, तो बढ़ा दिया जाए, और माताधिकार सीमित कर दिया जाए। जो भी माताधिकार है उसको सीमित कर दिया जाए। उसका पोले ग्रैंड को प्रधानमंत्री बनाया जाए, और 25 जुलाई 1830 को ये 4 जो था नियम वो बनाया जाए, और 26 जुलाई 1830 को पूरी जनता सड़क पर आ गया, और क्या कर दिया, आंदोलन करना शुरू कर दिया। यानी याद रखिए बच्चे, यानी कब जनता सड़क पर आ गए, तो 26 जुलाई को। कब, तो है ना 26 जुलाई 1830 ईस्वी को पूरा का पूरा जनता सड़क पर आ गए, और वह उकच करके आंदोलन करना शुरू कर दिए। आखिर जनता के पास भी तो दिमाग है बच्चे, कि आखिर हमको कितना दिन तक शोषण करेगा, इधर से उधर घुमा रहा है, इधर से उधर कर रहा है। अब वह उग्र होकर के वह सड़क पर आया और आंदोलन करना शुरू कर दिया। आगे देखिए ध्यान से बच्चे, अगला क्या कहता है, ध्यान दीजिए बच्चे, जनता लोग जो है, यह आंदोलन जो है 3 दिन तक चला, है ना, जिसमें फ्रांस के इतिहास का सबसे है ना गौरवशाली दिन है ना कहा जाता है। जो जनता लोग उग्र होकर के वह 3 दिन आंदोलन किए सड़क पर आकर के, जो है ना यहाँ कहा जाता है फ्रांस के इतिहास का सबसे गौरवशाली दिन कहा जाता है। आगे देखिए ध्यान से बच्चे, कि 31 जुलाई को चार्ल्स दसम है ना भाग कर कहाँ चला जाता है, इंग्लैंड भाग जाता है। यानी कि चार्ल्स दसम जो था बच्चे, वह इससे उग्र होकर के है ना जनता को, जो जनता ने क्या किया, आंदोलन किया, उससे है ना वह उग्र होकर के कहाँ भाग गए, तो याद रखिए बच्चे, वह इंग्लैंड भाग गए। कहाँ भाग गए थे, वो इंग्लैंड भाग गए थे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से क्या होता है। अब यहाँ पर कहता है कि मुर्मू राजवंश की समाप्ति हो गई। अब देखिए मुर्मू राजवंश मतलब क्या होता है, मुर्मू राजवंश में कौन कौन आते थे, तो लुई 16वां आते थे, लुई 18वां आते थे, है ना। उसके बाद लुई जो है वह 16वां 17वां और 18वां, ये सब जो आते थे बुर्बो राजवंश के थे। ठीक है, इनकी क्या हो जाती है, तो समाप्ति हो जाती है, और वहाँ संवैधानिक राजतंत्र आ जाता है, और वहाँ पर जो है अंतो अंत जो है संवैधानिक राजतंत्र आ जाते हैं। उसके बाद आर्य लेंस वंश की स्थापना हुई, और लुई फिलिप को राजा बना दिया गया। उसके बाद देखिए ध्यान से, किसको राजा बनाया गया बच्चे, तो याद रखिएगा आर्य लेंस, है ना। आर्य लेंस वंश जो होता है, जैसे अभी कैसे बुर्बो राजवंश था, वैसे आर्य लेंस की वंश जो है उसका स्थापना होता है, और उसके बाद किसको राजा बनाता है बच्चे, तो याद रखिएगा लुई फिलिप को। किसको राजा बनाया जाता है, तो लुई फिलिप को राजा बना दिया जाता है। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन आप देखते हैं एक एक करके। क्वेश्चन में क्या कहता है कि जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के कारण को लिखे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, और बहुत बहुत हम बोले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बच्चे, ये सब बार बार ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। यानी जुलाई 1830 की क्रांति के कारण को लिखे, तो क्या लिखेगा, फ्रांस 1830 में एक गृह युद्ध की शुरुआत हुई, जिसे जुलाई 1830 ईस्वी में है ना क्रांति कहा जाता है। यानी कि इसको जो 1830 ईस्वी क्रांति कहा जाता है। और इस क्रांति में कौन, चार्ल्स दशक एक स्वेच्छाचारी निरंकुशवादी राजा था, जिन्होंने फ्रांस में है ना पनप रही जो भी राष्ट्रीयता भावना को दबाने का कार्य किया। कौन, तो याद रखिएगा चार्ल्स दशक। कौन, तो बच्चे याद रखिएगा, तो चार्ल्स दशक जो है, यह भावना, जो राष्ट्रीयता का भावना जो बढ़ रहा था, उसको दबाने का कार्य किया चार्ल्स दशक ने। ठीक है, उसके बाद देखिए ध्यान से, इसके द्वारा जो है
इसके द्वारा प्रतिक्रियावादी है ना पॉलीग्रेक को प्रधानमंत्री बनाया गया और जिसका विरोध उदारवादी लोगों ने जमकर किया। यानी कि जब इसको किसको तो पॉलीग्रेक को क्या किया गया बच्चे, तो प्रधानमंत्री जब बनाया गया तो लोगों ने जमकर क्या किया, इसका विरोध किया। आगे देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 1830 की क्रांति, अगला क्वेश्चन बच्चे ध्यान रखिएगा कि 1830 की क्रांति के प्रभावों को लिखे। जो 1830 की क्रांति है उसके प्रभावों को लिखे। तो क्या कहता है, वियना कांग्रेस के लक्ष्य को असफल कर दिया गया। दूसरा क्या कहता है कि पूरे यूरोप में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में विकास। अब देखिए यहाँ की पहला क्या बोला गया, इसका प्रभाव पहला क्या पड़ा कि वियना कांग्रेस के लक्ष्य को असफल कर दिया गया था और पूरे यूरोप में सामाजिक, आर्थिक, राजनीति का क्या कर दिया था, विकास कर दिया था। उसके बाद अगला क्या, अगला बोला कि देश शक्ति की भावना को बढ़ाया जाए। और चौथा में जर्मनी, इटली, हंगरी, पोलैंड, यूनान है ना की व्यवस्था को देखते ही विकास का आंदोलन किया जाए। ये सब जो था बच्चे, ये क्या तो प्रभाव है, ये सब क्या तो प्रभाव है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन का तो ध्यान से देखिएगा कि 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति, जो फ्रांसीसी क्रांति है उनके कारणों को लिखे। तो किस तरह से लिखेगा आप वो समझिए। यहाँ पे लिखिएगा 1848 ईस्वी को फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित कारण है, ऐसा लिख करके अब एक में लिखिएगा साम्राज्यवाद का प्रसार होना। यहाँ पर जो भी साम्राज्यवाद था बच्चे उनका प्रसार फिर से होने लगा। फिर से मध्यम वर्ग का है ना ऊपर शासन करने लगा। जो मध्यम वर्ग जो है ना वो मतलब क्या किए, ऊपर मतलब शासन किए। उसके बाद राजनीतिक दलों का, संगठनों का अभाव हो गया और लुई फिलिप की असफलता क्रांति का सबसे बड़ा कारण माना गया, क्योंकि ये जो लुई फिलिप जो था इसने जनता से वादा किया था। कौन, तो लुई फिलिप ने। देखिए ध्यान से बच्चे, ये लुई फिलिप जो है यह क्या किया था, जनता से वादा किया था। जैसे कि हमारे यहाँ भी अभी इलेक्शन होता है तो जनता से वादा किया जाता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, फिर वो नहीं करता है ना, तो बहुत खराब लगता है। यानी कि यहाँ पर देखिए लुई फिलिप जो है यह जनता से वादा करता है। क्या वादा करता है बच्चे कि है ना, अगर हमारी सत्ता आएगी, अगर हमारी सत्ता आएगी तो हम तमाम जनता को खुश करने के लिए है ना गीजो को प्रधानमंत्री बनाया, जो कठोर प्रवृत्ति का व्यक्ति था। इसके काल में भुखमरी और बढ़ गई। मतलब यहाँ पर जो बोला गया लुई फिलिप ने कि अगर हमको, हमारे पास सत्ता अगर आती है तो हम बहुत अच्छी तरीके से जनता को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, आकर के लेकर के जाएंगे। मगर यहाँ पर जब इसको बनाया जाता है तो वहाँ पर पहले से ज़्यादा क्या हो जाता है, भूखमरी और क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से कि इसके कारण इसका विरोध सुधारवादी नेता क्या है तो थेटर्स ने किया, लेकिन पुलिस के द्वारा गोलियां चलवा दी, जिससे बहुत सारे नेता और लोग क्या हो गए, मारे गए। और इसका जब विरोध किया गया तो यहाँ पर क्या किया, पुलिस के द्वारा गोली चलवा दिया गया और जिससे क्या हो गया, बहुत सारे नेता और लोग जो थे वो मारे गए और इसके क्रांति शुरू हो गई। अब इससे क्या हो गया, यहाँ पर से क्रांति शुरू हो जाती है, शुरू हो गया। और लेकिन बाद में लुई फिलिप इंग्लैंड भाग जाता है। अंत में क्या होता है, लुई फिलिप जो है वो अंत में क्या होता है, कहाँ भाग जाता है, तो अच्छे याद रखिएगा वह इंग्लैंड में भाग जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं कि यूनान स्वतंत्रता। देखिए ध्यान से बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन करे। जो यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन है उसका वर्णन करे। तो प्राचीन युग का अपना अतीत गौरवमय रहा है। इसे यूरोपीय सभ्यता का पालनकर्ता कहा जाता है। किसे, याद रखिएगा, ये जो यूनानी जो है स्वतंत्रता आंदोलन उसको यानी कि पालनकर्ता कहा जाता है, क्योंकि यह ज्ञान, कला, साहित्य, संस्कृत और दर्शन आदि का केंद्र बिंदु था और इस देश से है ना दूसरे देश अपना शिक्षा पाकर विकास कर रहे थे, लेकिन खुद तरक्की नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि यह तुर्की का गुलाम बना हुआ था। क्या बना हुआ था बच्चे, याद रखिएगा, यह तुर्की का गुलाम बना हुआ था। ठीक है, और तुर्की है ना छुटकारा पाने के लिए हिटोरिया को, किसको बच्चे याद रखिएगा, तो हिटोरिया को जो है वह फिलाइट नामक एक गुप्त संस्था का गठन किया गया, है ना, किया गया और तुर्की साम्राज्य को मिटाने का प्रयास किया गया। यूनान एक स्वतंत्र देश बनाना चाहता था और इस यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड का महान कवि जो है कौन है, याद रखिएगा, लॉर्ड वारन शहीद हो गए। मतलब ये जो लॉर्ड वारन जो थे वह मर गए, है ना, जिस कारण पूरे यूरोप में आक्रोश की पूरा लहर जो है वह छा गया। ठीक है बच्चे, तो याद रखिए बच्चे, यहाँ पर आपका जो होता है बच्चे चैप्टर यहाँ पर लगभग समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल करिए ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।